नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान गुजरात दौरा। राजस्थान के बालोतरा में करेंगे देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी राष्ट्र के नाम समर्पित। गुजरात के साणंद में करेंगे सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रहेंगे। महासागर विजन और एक्ट ईस्ट नीति को मिलेगी नई रफ्तार। क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक साझेदारी पर होगी चर्चा। भीषण गर्मी के प्रकोप से यूरोप में हाहाकार। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत। देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम मध्य प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बारिश और आंधी की संभावना। और कड़ी मशक्कत के बाद कैप वर्डे को 3-2 से हराकर अर्जेंटीना पहुंचा अंतिम 16 में। तो वहीं पेनल्टी शूटआउट में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दिखाया बाहर का रास्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। और इसमें संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ, जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन और पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण शामिल है। इन परियोजनाओं से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की यात्रा पर होंगे, जहां वो बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़कों, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। पीएम बालोतरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, पेट्रोकेमिकल आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायता देगी। ये क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेगी, जिससे संबंधित उद्योगों और सहायक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। ये एसेट पूरे राजस्थान और देश के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव एसेट है और इसके बनने से लोकल इकोनॉमी में काफी फायदा होने वाला है। ये रिफाइनरी रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करने के लिए तैयार है, जिससे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ का इंजन है। पश्चिमी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित रिफाइनरी बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी अब अपनी पूर्ण क्षमता के साथ में पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान को विकासशील और विकसित बनाने के लिए तैयार है। राजस्थान दौरे पर ही प्रधानमंत्री जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना को लॉन्च करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे भारतीय विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिक विमानन के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही उड़े देश का आम नागरिक के विजन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत 28,840 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में विमानन आधारित विकास को गति देना है। ये रणनीतिक पहल सुनिश्चित करेगी कि देश भर में व्यापक और स्थायी कनेक्टिविटी कायम रहे। जो व्यक्ति बाहर से आता है, बहुत ऐसे हमारे यात्री होते हैं जो पहली बार किसी एक जगह पे आते हैं, तो जब वो एयरपोर्ट पे उतरें
उतर के एयरपोर्ट से बाहर जाएं, तो उस समय भी उनको इतना ज़रूर एक आइडिया हो कि इस जगह की, इस शहर की, इस इलाके की जो कला और संस्कृति है उसका उनको एक थोड़ा एक्सपोजर हो, उनको एक थोड़ा एहसास हो। तो उसको देखते हुए हम सभी एयरपोर्ट्स में और जोधपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग में भी यहाँ की जो कला, संस्कृति, इतिहास, उन सबको समावेश करके जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है उसमें भी और जो आर्ट पेंटिंग वर्क है उसमें भी उसका समावेश किया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना को कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। ये आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है ताकि यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य, लक्ष्य आर्य और विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बाद गुजरात पहुंचेंगे। पीएम गुजरात के साणंद में स्थित सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है और ये परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पहली 4 परियोजनाओं में से एक है और इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकसित किया गया है। पूर्ण क्षमता के साथ संचालन में आने पर इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साणंद में जब पहुंचेंगे तो यहां पर सीजी सेमी जो संयंत्र है उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। ये संयंत्र आने वाले समय में बेहतर भविष्य का निर्माण तो करेगा ही, साथ ही साथ भारत को और ज्यादा मजबूत बनाता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इस वक्त भारत को किस तरह से बनाया जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, 5G नेटवर्क्स की बात हो, इसके अलावा 6G पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, कम्युनिकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, सैटेलाइट पर कितना काम किया जा रहा है, ये सब कुछ एक धागे से बंधा हुआ है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर निकलकर सामने आता है वो है सेमीकंडक्टर चिप। और इसी सेमीकंडक्टर का उत्पादन लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है और यही सब कुछ है कि आने वाले समय में जो बेहतर भविष्य का निर्माण है, यानी कि कहें 2047 का जो संकल्प है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। और इसी कड़ी में 5 अरब ऐसी सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हुई नजर आएंगी जो प्रतिवर्ष बनेंगी। और यही आज का जो संकल्प है वो आने वाले समय में जब ये संयंत्र का पूरा काम पूरा हो जाएगा तब उसके बाद देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो आगे के निर्णायक मोड़ है वो कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और 2047 का जो संकल्प है उसको कैसे चरितार्थ भी करते हुए नजर आते हैं। तो भारत मजबूती के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है उसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ, उसकी ये चौथी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद जब ये उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे तो आने वाले भारत की जो सशक्त तस्वीर है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से और ज्यादा उभर कर सामने आएगी। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, साणंद, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से 3 देशों की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पीएम मोदी का ये दौरा कब से शुरू होगा और किस देश में कब कब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे, जबकि 8 से 10 जुलाई को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। तो वहीं 10 से 11 जुलाई को न्यूजीलैंड का दौरा होगा और इस यात्रा में इंडो पैसिफिक सहयोग पर फोकस रहेगा। क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक साझेदारी पर चर्चा होगी। पीएम मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता और ऐतिहासिक शहर योग्याकर्ता जाएंगे। दरअसल यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बनान मंदिर के संरक्षण में दोनों देशों का सहयोग है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन होना है और क्रिटिकल मिनरल्स, साइबर सुरक्षा और सप्लाई चेन की मजबूती पर चर्चा होगी। एक्ट ईस्ट नीति और महासागर विजन को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं 10 से 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का दौरा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये 40 वर्षों में पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के साथ बैठक होगी। Prime Minister will be visiting Indonesia. After that, he'll be in Melbourne, Australia, and then New Zealand. In Indonesia, the main
place of engagement is the capital, Jakarta, but the Prime Minister will also be visiting the cultural center or historic city of Yogyakarta, where he will go to the Prambanan Temple complex, where India is planning to work with Indonesia for the, which is, by the way, a World Heritage Site designated by UNESCO. So India and Indonesia will be collaborating on the conservation work there. और विदेश मंत्रालय के सचिव ईस्ट रुरेंद्र टंडन ने बताया है कि भारत का फोकस इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ ही पूर्वी समुद्री क्षेत्र और हिंद महासागर में सहयोग को और मजबूत करने पर है। उन्होंने कहा कि मलक्का जल डमरू मध्य वैश्विक समुद्री व्यापार का अहम मार्ग है, जिसकी सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। The forthcoming visits to Indonesia, Australia, New Zealand, the focus has shifted to the eastern maritime zones of the Indian Ocean and our Act East engagement. Given its size and its geography, Indonesia has always played an important role for the security and stability of the Malacca Straits maritime zone. This is a very important maritime zone for India, as it represents one of the most important sea lanes of communication for India as an Indian Ocean nation, not just for India, probably for the global economy itself. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके बाद वे न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारी और सहयोग को और मजबूत करना है। In Melbourne, the Prime Minister will participate in the third India-Australia annual summit process. The visit to New Zealand is also significant from a historical perspective. It will be the first visit by the Indian Prime Minister in 40 years. We hope to continue that work and impart greater content to this bilateral relationship, which has to be brought in alignment with the great importance we give the Pacific Ocean region and the major countries in that region. वायरल वीडियो विवाद को लेकर पंजाब की सियासत गरमाई हुई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि SGPC के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात कर मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि वायरल वीडियो में ऐसे दृश्य हैं जिनसे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। SGPC ने मांग की है कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता सहित संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। तो वहीं संगठन का ये भी कहना है कि इस संबंध में उनके कार्यकारी और जनरल हाउस द्वारा पहले ही प्रस्ताव पारित किया जा चुका है और जिसके आधार पर ये शिकायत पुलिस को सौंपी गई है। शर्मनाक ते अत निंदनयोग जिहड़ी वीडियो आ जिसने समुची सिख कौम का जिहड़ा सिर नीवा कीता, प्लस जिहड़ा उन्हां दे हिरदियां दे विच साडे रिलीजीअस सेंटीमेंट्स नूं बहुत वड्डी जिहड़ी आ वो ढा पहुंची आ ते जथेदार अकाल तख्त साहब दे हुक्म अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जिहड़ा समुची जनरल हाउस दे फैसले नूं मुख रखदिआं इन बिन दी पालना करदिआं अज सारी ही एग्जैक्टिव श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कंप्लेंट जिहड़ी आ वो DGP साहब नूं दित्ती आ अगलेरी कार्रवाई लई ते उन्हां विश्वास दिवाया कि ये DGP साहब दे पुट अप कीती जाऊगी ते उस तो बाद दे ते जिहड़ा वो फैसला जिहड़ा वो लिया जाऊगा। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा आज हर देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और आयात पर निर्भरता दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सामने चुनौती बनी हुई है। ऐसे समय में भारत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के जरिए न केवल आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल न सिर्फ आधुनिक गाड़ियों के इंजन के लिए उपयुक्त है, बल्कि इसे व्यापक
वैज्ञानिक परीक्षण के बाद लागू किया गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने विदेशी मुद्रा की बचत से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दिए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत लगातार बड़े कदम उठा रहा है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम इसी रणनीति का अहम हिस्सा बनकर उभरा है। एथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है, बल्कि दुनिया के कई विकसित देशों में पिछले कई दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा ऊर्जा का स्रोत है। अमेरिका में E10 और E15 जबकि ब्राजील में 27% से अधिक इथेनॉल मिश्रण पहले से लागू है। कनाडा, थाईलैंड, जापान और कई यूरोपीय देशों ने भी स्वच्छ ईंधन रणनीति के तहत एथेनॉल मिश्रण को अपनाया है। ऐसे में भारत का E20 कार्यक्रम वैश्विक मानकों के अनुरूप ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। भारत में पहली बार एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वर्ष 2001 में 5% मिश्रण के साथ हुई थी। वहीं साल 2003 में इसे देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया गया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वच्छता के महत्व को देखते हुए एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की मांग में काफी तेजी आई है। वर्ष 2013-14 में जहां पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण करीब 1.5% था, वहीं दिसंबर 2025 में भारत ने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके लिए सरकार ने उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई डिस्टिलरियां स्थापित करने, GST घटाने और दीर्घकालिक खरीद समझौतों जैसे कई कदम उठाए। इससे देश की एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़कर लगभग 2000 करोड़ लीटर प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। एथेनॉल को लेकर सबसे बड़ा भ्रम इंजन में खराबी को लेकर फैलाया जा रहा है, जबकि एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर लगभग 108 RON सामान्य पेट्रोल की तुलना में काफी अधिक होता है। इसीलिए इसे उच्च प्रदर्शन वाले आंतरिक दहन इंजनों के लिए एक उत्कृष्ट ईंधन घटक माना जाता है। उच्च ऑक्टेन संख्या के कारण एथेनॉल इंजन में नॉकिंग या समय से पहले होने वाले अनियंत्रित दहन को रोकता है, जिससे इंजन अधिक सुरक्षित, सुचारू और दक्षता के साथ कार्य करता है। इसके अलावा एथेनॉल में अधिक शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिससे वाहन का प्रदर्शन बेहतर होता है। इन खासियतों के कारण एथेनॉल और एथेनॉल आधारित ईंधनों का उपयोग लंबे समय से स्पोर्ट्स कारों, रेसिंग वाहनों और अन्य उच्च प्रदर्शन वाले इंजनों में किया जाता रहा है। वर्तमान समय में विश्व भर के आधुनिक टर्बोचार्ज्ड और हाई कंप्रेशर इंजन बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करने के साथ साथ प्रदूषक उत्सर्जन को कम करने के लिए एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर व्यापक रूप से निर्भर है। वहीं भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभ देश की ऊर्जा सुरक्षा को मिला है। वर्ष 2014-15 से मई 2026 तक इस कार्यक्रम की बदौलत भारत ने 310 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल का विकल्प तैयार किया है। इससे विदेशी मुद्रा में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। इसका सीधा असर भारत के आयात बिल पर पड़ा है और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का प्रभाव भी कम हुआ है। इसके अलावा एथेनॉल कृषि आधारित ईंधन किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम की वजह से किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान तेजी से हुआ है। खास बात यह है कि एथेनॉल कार्यक्रम केवल ऊर्जा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। अब तक इस कार्यक्रम से लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार E20 ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड और अधजलीय हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों में भी उल्लेखनीय कमी आती है। सरकार का कहना है कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन आधुनिक इंजनों के लिए उपयुक्त है और इसे व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद लागू किया गया है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत है। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों, वैश्विक संकट और स्वच्छ ईंधन की आवश्यकता के बीच ये पहल भारत को आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में नई मजबूती दे रही है। आने वाले वर्षों में इथेनॉल कार्यक्रम देश की ऊर्जा रणनीति का और भी महत्वपूर्ण आधार बनने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। सिर्फ चमकी चाट। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली एफडी तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी बारिश हो रही है। बरसात होने से लोगों की भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। बात करें अगर पंजाब और हरियाणा की, तो यहां अधिकांश हिस्सों में रविवार से अगले कुछ दिन तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मुंबई में अगले 3 दिन के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में शहर के कुछ हिस्सों में 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाने वाला ये दिन सहकारिता आंदोलन की ताकत, उसकी उपयोगिता और समाज आर्थिक विकास में उसकी भूमिका को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुरुआत कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है और भारत जैसे देश के लिए इसकी अहमियत कितनी बड़ी है, देखिए हमारे संवाददाता अनुज यादव की ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है सहकारिता आंदोलन। किसान हो, दुग्ध उत्पादक, मजदूर, छोटे कारोबारी, महिला स्वयं सहायता समूह या फिर बैंकिंग और हाउसिंग सेक्टर। सहकारी संस्थाएं लंबे समय से लोगों को साझेदारी, सामूहिक ताकत और आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाती रही हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है दुनिया को यह बताना कि कोऑपरेटिव मॉडल यानी सहकारिता का मॉडल सिर्फ व्यापार या लेन देन का माध्यम नहीं, बल्कि समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और सामूहिक समृद्धि का मजबूत आधार है। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन ने की थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी अहमियत को स्वीकार किया और इसे वैश्विक मान्यता दी। सहकारिता की सबसे बड़ी ताकत है सबका साथ, सबकी भागीदारी, सबका लाभ। यानी यहाँ मुनाफा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संस्था से जुड़े सदस्य मिलकर फैसले लेते हैं, संसाधन साझा करते हैं और लाभ भी सामूहिक रूप से हासिल करते हैं। भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश में सहकारिता की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूध से लेकर चीनी मिलों तक, कृषि ऋण से लेकर खाद बीज वितरण तक और गांवों की छोटी बचत से लेकर बड़े सामुदायिक ढांचे तक सहकारी संस्थाओं ने दशकों से आम लोगों की आर्थिक रीढ़ को मजबूती दी है। देश में सहकारिता आंदोलन का इतिहास दशकों पुराना है, लेकिन इसे मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ और सहकार से समृद्धि के नारे को आगे लेकर आज देश में सहकारिता आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो प्रचंड गर्मी की मार से पूरा यूरोप करा रहा है। फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण पब्लिक हेल्थ फ्रांस ने जानकारी दी है कि 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है और ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। और इस दौरान फ्रांस के इतिहास में सबसे अधिक गर्मी पड़ी है और देश के कई शहरों और कस्बों में दिन और रात के तापमान के पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई हैं। पेरिस में अंतिम संस्कार सेवाओं से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्हें दफनाने या अंतिम संस्कार से पहले शवों को रखने के लिए जगह ढूंढने में परेशानी हो रही है।
कुछ शवगृह पूरी तरह से भर चुके हैं और वहां शव लेने से इनकार किया जा रहा है। इस गर्मी ने यूरोप के कई अन्य हिस्सों में भी अधिकतम तापमान से जुड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि उसके आंकड़े वास्तविक मौतों से कम हो सकते हैं क्योंकि ये अपूर्ण आंकड़े पर आधारित है। भीषण गर्मी के चलते अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस समारोह प्रभावित हो रहा है। पूर्वी तट के कई प्रांतों में भीषण गर्मी की वजह से शुक्रवार को वॉशिंगटन स्थित ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा और इसी के साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह के कई और कार्यक्रमों को भी रद्द करना पड़ा। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। गत चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में कैप वर्डे को अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है और इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना मिस्र से होगा। विश्व कप में अपने अब तक के सफर में शानदार प्रदर्शन करते हुए कैप वर्डे की टीम अपने खेल से हर किसी को प्रभावित किया। वहीं फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मिस्र ने रोमांचक पेनल्टी शूट आउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है और इस जीत के साथ ही मिस्र ने विश्व कप के नॉकआउट चरण में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं हमारा मॉर्निंग शो नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।